हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। 10th बोर्ड के लिए आपको जो बोर्ड पेपर है उसके बारे में बता रहे थे। कल आपको सांख्यिकी के अंदर माध्यिका और भौगोलिक का क्वेश्चन समझाया था, और आज आपके लिए पहले ये बता देते हैं कि बोर्ड में कितने प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे। तो देखो यहाँ पर बोर्ड के पेपर के अंदर जो 10th क्लास का मैथ का है उसमें कुल 30 प्रश्न आएंगे। एक एक अंक के आएंगे 10 प्रश्न। एक एक अंक वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये जो 10 क्वेश्चन है वो एक एक अंक के आएंगे। कुल मिला के इनका टोटल 10 अंक होगा। 10 नंबर के ये 10 प्रश्न, और 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे 5। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, ये 5 प्रश्न आएंगे 5 दूने 10 अंक के। तो 10 अंक के ये 5 प्रश्न, कुल 15 प्रश्न हो गए। 3-3 अंक के कुल प्रश्न आएंगे 10। 3-3 अंक वाला 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये 10 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। तो 10 दिए 30 अंक, ये 30 अंक हो गए 3-3 नंबर वाले प्रश्न के। और 6-6 अंक के कुल प्रश्न आएंगे 5, जिसमें 26वां जो भी आपको बताएंगे, 27वां, 28वां, 29वां और 30वां, ये 5 प्रश्न 6-6 नंबर के। तो 56 30 अंक ये हो गए। कुल मिला के 30 और 30 60, 60 और 10 70 और 10 80, कुल 80 अंक का आपका बोर्ड का पेपर होगा, जिनके अंदर ये जो 30, 29, 28, 27, 26 है ये बड़े प्रश्न होंगे जो 6-6 नंबर के आते हैं। 2012 से जो कोर्स चेंज हुआ था, एनसीईआरटी का था, वहां से लेकर अभी तक ये इसी प्रकार का पैटर्न चल रहा है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये 6-6 नंबर आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम्हें करना क्या है, पहले पीछे से करना है। पेपर मिलते ही आपको 30वां, 29वां, 28वां, 27वां, 26वां ऐसे बैक चलना है, क्योंकि बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। और लास्ट में क्या होता है, टाइम कम रहने के कारण ये प्रश्न छूट जाते हैं, और अगर इनमें एक भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है समय के अभाव के कारण, तो आपके सीधे ही 6 नंबर चले जाते हैं। इसलिए हम प्रारंभ से ही ये जो पीछे बड़े प्रश्न है उनको करना स्टार्ट करेंगे, और ऐसे करते करते फिर 3 अंक वाले प्रश्न हल करेंगे, फिर 2 नंबर वाले, और फिर लास्ट में करेंगे ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन। जिससे क्या होगा, अगर समय भी कम पड़ता है और 1-2 प्रश्न रह भी जाते हैं तो 1-2 नंबर ही जाते हैं। ज्यादातर छात्र क्या करते हैं, इधर से करते हैं, और ये जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर वाले, उनमें भी खूब सारा समय खराब कर देते हैं, और फिर लास्ट में जाते जाते उनके पास समय कम बचता है। इसलिए मजबूरी बस उनको इनमें से कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है, या फिर जल्दबाजी में करना पड़ता है, जिसके कारण वो गलत हो जाते हैं, तो ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आप प्रारंभ से ही इन प्रश्नों को करो, क्योंकि प्रारंभ में दिमाग भी सही रहता है, और आप आराम से थोड़ा धीरे धीरे भी कर सकते हो, क्योंकि ये बड़े प्रश्न है जिसमें त्रुटि भी नहीं होंगी। तो आप पीछे 30वां प्रश्न, फिर 29वां, 28वां, 27वां, 26वां, फिर इधर से 25, 24 इस प्रकार से करते हुए आपको 1 नंबर तक आना है। अगर इनमें आपके पास टाइम कम रहे तो आप इनके डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो, और अगर आपके पास समय बच जाता है, क्योंकि तो लास्ट में पता चल जाएगा कितना समय बच रहा है। अगर इन 10 प्रश्नों के लिए आपके पास 10-15 मिनट भी बचती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इनके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, क्योंकि ये छोटे प्रश्न आते हैं। इसमें 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हल करना पड़ता है, बाकी तो आप डायरेक्ट उत्तर भी बता सकते हो। तो अगर आपके पास समय नहीं रहे तो इन छोटे प्रश्नों के आप सीधे उत्तर भी लिख सकते हो, आपको डायरेक्ट अंक मिल सकते हैं। और अगर आपके पास समय बचता है तो आप इनको थोड़ा विस्तार रूप से भी कर सकते हो। तो ध्यान रखना है, ये जो 30 प्रश्न आएंगे टोटल, इनको आपको इधर पीछे से बड़े प्रश्नों से शुरुआत करनी है, और जिस प्रश्न का जो क्रमांक है वही क्रमांक आपको उत्तर पुस्तिका के अंदर लगाना है। ऐसे नहीं कि आप 30वां प्रश्न कर रहे हो तो और नंबर 1 लगा रहे हो, ऐसा नहीं लगाना है। आपको क्वेश्चन 30 और फिर हल करना है। अगर आप 27वां कर रहे हो तो क्वेश्चन 27 और उसका हल करना है। तो क्वेश्चन क्रमांक आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, चाहे आप कहीं पर भी कोई सा भी प्रश्न करो। एक बात ये ध्यान रखनी है कि कुछ प्रश्नों के अंदर 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, अर्थात वो बटा हुआ होता है पार्ट के
अंदर डिवाइडेशन होकर एक क्वेश्चन के अंदर, जैसे सिद्ध करने वाले में 2 पर्सन आ गए सिद्ध करने वाले, या फिर निर्देशांक ज्यामिति के कोई से 2 पर्सन आ गए, तो आपको दोनों क्वेश्चनों को सतत करना है, एक जगह ही करना है, साथ साथ ही करना है। ऐसे नहीं कि 28वें का पहला तो एक पन्ने पर कर दिया और फिर 2-4 पन्ने छोड़कर फिर 28वें का दूसरा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आप। 28वें के अंदर अगर 2 क्वेश्चन है तो उन दोनों को कंटिन्यू करना है, चाहे से आप 28वें का पहला बाद में कर लो और दूसरा पहले कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी करना है दोनों को एक ही जगह। अगर आपको एक नहीं आ रहा है या आप बाद में करना चाहते हो तो फिर उस एक के लिए आपको जगह छोड़नी है, जिससे कि आप बाद में उसको कर सको, लेकिन उसको अलग जगह नहीं करना है। तो एक तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना है। ये जो 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है 6 नंबर वाले, इनमें आप अगर 50 मिनट लेते हो, 55 मिनट लेते हो, 60 मिनट लेते हो या 65-70 मिनट तक भी अगर आप इनको कर लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर छात्र इसको 50 मिनट में भी कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़े प्रश्न है, इसमें अगर आप थोड़ा सा समय ज्यादा भी ले लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इनको आपको आराम से करना है। फिर बच गए ये 30 नंबर वाले प्रश्न, जो 10 प्रश्न है 3-3 नंबर के, इनमें आप 1 घंटे तक का समय ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कम लेते हो तो अच्छी बात है, और अगर आप ज्यादा लोगे तो 65 मिनट ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो अगर आप 65 मिनट भी लेते हो, 60 मिनट भी लेते हो तो आपका पेपर बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बचे ये 10 नंबर के 5 क्वेश्चन, इनके अंदर आप आधा घंटा ले सकते हो, 5-6 का 30, आधा घंटा क्या 25 या फिर 30 मिनट के अंदर, 25 मिनट लगभग आप 25 मिनट के अंदर इनको कर सकते हो, क्योंकि 5 प्रश्न है, 5-5 मिनट के हैं। 25 मिनट क्या आप 20 मिनट में भी आराम से कर लोगे, क्योंकि ये छोटे प्रश्न आते हैं और 2-2 नंबर के ही हैं, तो 20 मिनट के अंदर आप आराम से कर सकते हो। अब आपके पास बची, मान लेते हैं 70 मिनट तो इसमें लग गई, और ये 5 क्वेश्चनों में, और 1 घंटा अर्थात 60 मिनट इनमें लग गई, और 20 मिनट इनमें, तो आपका समय हो गया 6 2 8 और 7 15, 150 मिनट। 150 मिनट आप इन प्रश्नों में लगा देते हो, जबकि आपके पास कुल जो समय है वो मिलता है 3.25 घंटे, अर्थात 36 18 180 मिनट और प्लस 15 मिनट बराबर 195 मिनट मिलती है। 195 मिनट में अगर आप 1 घंटा 50 मिनट अगर कम कर दो तो भी आपके पास समय बचता है 45 मिनट का। आप अगर यहां पर चाहो तो 20 की जगह 25 मिनट भी ले सकते हो, आधा घंटा भी ले सकते हो, फिर भी आपके पास आधा घंटा आराम से बच जाता है। आधे घंटे में से आप इन 10 प्रश्नों में दे सकते हो अधिकतम 15 मिनट, उसके बाद आपके पास 15-20 मिनट बचती है। वो 15-20 मिनट आपको पेपर को दोबारा से चेक करना है कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, किसी प्रश्न का क्रमांक तो गलत नहीं है, या फिर कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, या कोई प्रश्न गलत तो नहीं कर दिया है। अगर गलत हो गया है तो भी आपके पास 20-25 मिनट या 20 मिनट रहती है, उनमें आप उसको दोबारा सुधार सकते हो। अगर कोई त्रुटि है तो उसको दोबारा भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप ये जो 5 क्वेश्चन है उनमें आप 50 मिनट, 55 मिनट, 60, 65 या 70 तक ले सकते हो अधिकतम, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आपको बस पढ़ते 50 और 70 के पहले ही करना है, बीच में ही करना है। ये जो क्वेश्चन है 3-3 अंक वाले 10 क्वेश्चन, इनको आपको 60 या 65 मिनट के अंदर अंदर कर लेना है, जिससे आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और बचे ये 5 प्रश्न, इनमें 5 चौका 20, अगर आप 4-4 मिनट का प्रश्न भी 4-4 मिनट में भी प्रश्न हल करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 5-5 मिनट में करते हो तो भी आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में बचे ये, इनको फिर समय के अनुसार किया जाता है। अगर आपके पास समय थोड़ा ज्यादा बचता है तो आप इनको आराम से विस्तार रूप से कर सकते हो, और अगर समय की बिल्कुल कमी है, अगर आपके पास 5 मिनट ही बचती है तो आप इनके शॉर्ट डायरेक्टली आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, या फिर समय ज्यादा बचता है तो आप इनको आराम से कर सकते हो। तो ये आपका बोर्ड का पैटर्न है। 80 अंक का कुल पेपर आता है, जिनमें ये 30 प्रश्न है, 5 प्रश्न 6-6 नंबर के, 10 प्रश्न 3-3 नंबर के, और 5 प्रश्न 2-2 नंबर के, और बाकी ये 10 प्रश्न 1-1 नंबर के आते हैं। इन क्वेश्चनों में से मैंने आपको कल बताया था, एक तो ये 30वां प्रश्न, ये माध्य, माध्यिका और बहुलक वाला आता है, सांख्यिकी का प्रश्न आता है ज्यादातर 6 नंबर का। तो ये 6 नंबर का प्रश्न आपको मैंने क्लियर करवा दिया, और उसके लिए अब की बार 2020 जो बोर्ड की एग्जाम लगेगी उसमें माध्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि माध्यिका और बहुलक पिछली 2019 और 18 जो 2 साल है पिछली, उनमें आ चुका। तो ये माध्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैंने क्लियर करवा दिया, और आपको और तैयार करना है। और बहुलक और माध्यिका में माध्यिका इंपॉर्टेंट है और फिर बहुलक, तो आप तीनों को अगर अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो ये आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं।
आज आपको साथ ही साथ कल मैंने एक सड़क सुरक्षा का प्रश्न भी बताया था, जो यहां पर 15वां प्रश्न या फिर 14वां प्रश्न, इन दोनों में से एक सड़क सुरक्षा का प्रश्न आएगा। जो ऊंचाई वाला पोल वाला बताया था, 8 मीटर ऊंचा पोल है, उसके सिर से एक सीसीटीवी कैमरा 17 मीटर दूरदर्शी रेखा तक देख सकता है, तो नीचे दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वो क्वेश्चन 2 नंबर का लगभग या फिर 3 नंबर का भी आ सकता है। कुल मिला के सड़क सुरक्षा के 4 अंक हैं, 4 अंक के 2-2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर 2-2 आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2-2 नंबर के आएंगे। तो मान लेते हैं आपका 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो सड़क सुरक्षा वाला था। तो ये आपके बोर्ड के पेपर के 2 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे, एक तो 30वां जो 6 नंबर का है और एक 15वां जो 2 नंबर का है। आज आपके लिए हम ये 26वां प्रश्न बताएंगे जो किस प्रकार का आता है। तो इस 26वें प्रश्न में आपकी जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, अर्थात ग्राफ वाला जो प्रश्न है, वो हमेशा 26वें नंबर पर आता है। तो ये ग्राफ वाला प्रश्न आप आज आपके लिए तैयार करवाएंगे, जो बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है और हमेशा 26 नंबर पे आता है। तो ये 26वां प्रश्न जो 6 नंबर का वो कंप्लीट हो जाएगा। ये 6 नंबर का 30वां प्रश्न कंप्लीट हो ही गया, 2 नंबर का और करवा दिया, बाकी आपको कल और बता देंगे। तो इस 26वें प्रश्न को आज हम यहां पर हल करते हैं और थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं मैं इनको। ग्राफ वाला प्रश्न जो बोर्ड 2012 में आया था वो ले लेते हैं। वैसे कोई सा भी आए, समीकरण आएंगे 2 और उनको आपको ग्राफ पेपर पर हल करना है, जो बहुत ही इजी है, जो 9th क्लास के अंदर भी बहुत आपने खूब सारे ग्राफ वाले प्रश्न हल किए हैं, उनसे तो बिल्कुल सरल ही आएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं पहले। देखो समीकरणों क्वेश्चन 26 लिख देता हूं मैं यहां पर। समीकरणों 2 समीकरण है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इनका ग्राफ खींचना है। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है। उसके बाद x अक्ष, x जो ध्रुव है, और ये जो रेखाएं खींचोगे आप, और इन रेखाओं को खींचने पर एक त्रिभुज बनेगा। तो इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं। तो इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए या लिखिए, ज्ञात कीजिए या बताइए। और लास्ट में फिर जो त्रिभुजाकार पटल बन रहा है उसको छायांकित भी करना है, तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये क्वेश्चन था बोर्ड 2012 का, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान 2012। तो ये 2012 वाला क्वेश्चन ग्राफ वाला जो 26 वह क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में हमेशा। इस 26वें क्वेश्चन को आज हम हल करते हैं, जो 9th क्लास में भी आपने खूब पढ़ा है। तो किस प्रकार से इसको हल करना है, कैसे ग्राफ पेपर पर इसको टाइप करना है, ये बातें आपको बताते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको बोर्ड के अंदर ग्राफ मिलेगी, एक ग्राफ पेपर मिलेगा अलग से, बोर्ड की कॉपी के अलावा अलग से ग्राफ पेपर मिलेगा, या फिर जो बोर्ड का पेपर आएगा उस बोर्ड के पेपर के पीछे ग्राफ छपी हुई आएगी, तो उसको आपको कट करके अलग करके उसको काम में ले लेना है। और अगर छपकर नहीं आती है बोर्ड के पेपर में तो आपको अलग से ग्राफ दे दी जाएगी, या फिर आप ग्राफ की मांग कर सकते हो और ले सकते हो। तो देखो हल करते हैं हम। पहले इन दोनों समीकरणों को उतारते हैं हम। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0
और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों समीकरण हैं। दो चर इनके अंदर x और y, इसमें भी दो चर है x और y, इसलिए दो चरों वाले रेखिक समीकरण में इनको कहते हैं, जो आपके 6 नंबर की प्रश्नावली है लगभग। हम यहाँ पर इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को पहले लेंगे और उसके निर्देशांक निकालेंगे, 3 निर्देशांक। तो हम समीकरण 1 को ले लेते हैं, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 से इसको लेते हैं हम और ये लाइन खींच देते हैं, उसको उधर हल कर लेंगे। यहाँ पर समीकरण का निशान करना क्या है तुम्हें, ये जो बराबर है, बराबर के एक तो इधर पक्ष है और एक इधर पक्ष है, आप दोनों में से किसी एक पक्ष में आपको केवल एक ही चर राशि रखनी है, या तो x को या फिर y को। बाकी जो मान है उनको पक्षांतर कर देना है, इधर से उधर या उधर से इधर कर लेना है। अकेला x या अकेला y ही आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप पहले ही निर्णय कर लो। यहाँ पर तो बिल्कुल इजी समीकरण है, क्योंकि x और y के साथ में कोई गुणा भी नहीं और बिल्कुल अकेले हैं ये। तो हम अगर इन माइनस के y को और प्लस के x को अगर इस पक्ष में ले जाएं तो यहाँ पर आराम से x रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन दोनों को उधर कर लो आप, ये x ऐसे कैसे और ये बराबर भी ऐसे कैसे। ये माइनस का y अगर इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस का 1 है ये इस पक्ष में आएगा तो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि पक्षांतर करने पर प्लस माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये समीकरण बहुत ही इजी हो गया, इसे कहते हैं समीकरण को सरल करना। अब ऐसा करने के बाद आपको निर्देशांक प्राप्त करने हैं, 3 निर्देशांक जो x और y में संबंध रखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं निर्देशांकों की। कम से कम आपको 3 निर्देशांक ज्ञात करना जरूरी है। यहां पर लिखना है x का निर्देशांक यहां पर लिखेंगे और यहां पर y का निर्देशांक यहां पर। इस प्रकार से आपको कुल 3 निर्देशांक निकालने कम से कम। करना क्या है, ये जो इधर आपने चर राशि लाए हो, अर्थात इधर तो x अकेला रह गया, इधर y आ गया और y के साथ में और कोई संख्या भी आ सकती है, गुणा में भी ऐसे कुछ और भी हो सकता है अलग अलग प्रश्नों में। तो आपको क्या करना है, इधर इस चर की जगह अपनी इच्छा से कोई भी एक मान रखना है जो भी आपको अच्छा लगे, और वो मान रखने के बाद में इसको सरल करके देखना है इसका मान कितना आता है, वो x का हो जाएगा। तो इस y की जगह अपनी इच्छा से आपको मान रखना है। आप चाहो तो रफ कॉपी के अंदर ऐसा करके देख सकते हो, जो बोर्ड की कॉपी आएगी उसके पीछे वाले पृष्ठों पे आपको रफ कार्य करना है। तो वहां पर देखो ये x बराबर y माइनस 1 है, अगर आप y की जगह 1 लिख लेते हो, ये y की जगह 1, y बराबर आपने 1 मान लिया, तो 1 माइनस 1, तो x का मान आ गया, 1 में 1 गया तो 0। जब आप y की जगह 1 रखते हो तो x का मान कितना आ जाएगा, 0। ये एक निर्देशांक हो गया x और y में संबंध रखने वाला। तो y की जगह ये 1 रखा तो x का कितना आया, 0। इस प्रकार से आपको 3 निर्देशांक निकालने हैं कम से कम। आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर सिर्फ 2 ही निर्देशांक निकाल के बता रखे हैं, तो आपको 2 नहीं 3 निकालना है, क्योंकि 2 से गलती होने का पता नहीं चलता है। अगर हम 3 निकालेंगे और अगर कोई गलती हो जाएगी निर्देशांकों में तो फिर रेखा सीधी नहीं जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे निर्देशांक गलत है या सही है। इसलिए कम से कम 3 निर्देशांक तो निकालना ही है, 2 से पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 से रेखा हमेशा सीधी बनती है और गलती का पता नहीं चलता है। अब इस प्रकार से y की जगह 1 रख लिया, अब और कोई दूसरा मान रखना है 1 के अलावा और कुछ। तो यहाँ पर तो एक सीधा सा सरल सा समीकरण है, तो आप कंटिन्यू रख सकते हो, अर्थात 2 रख दो y की जगह। तो x बराबर y की जगह जब 2 रखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, 2 में 2 माइनस 1, और x का मान आ जाएगा 1। तो ये y की जगह 2 रखा। ज्यादातर छात्र कभी क्या कर देते हैं, x की जगह रख देते हैं, रख रहे हैं यहाँ पर y की जगह और रख देते हैं x की जगह। तो ऐसा नहीं करना है, y की जगह मान रहे हो तो y की जगह ही रखना है। 2 रखने पर x का कितना आया, 1। तो ऐसे आप सीधे भी बिना हल किए भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इजी समीकरण है। जैसे y की जगह यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो 3 में 1 जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा x का। ये 3 निर्देशांक हो गए जो आपको ग्राफ पेपर के ऊपर निरूपित करना है। अब हम इस समीकरण को लेते हैं और इसके भी 3 निर्देशांक निकाल लेते हैं। समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 से। चाहो तो इस समीकरण को आप इसके नीचे भी हल कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड के अंदर तो कॉपी बिल्कुल खूब मिलती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है कॉपी की, तो आप आगे भी कर सकते हो। मैं आपको यहां पर करके बता रहा हूं। अब देखिए हम इसको भी सरल करेंगे, सरलतम रूप में लाएंगे। करना क्या है, ये जो बराबर है इसके एक पक्ष में या तो अकेला चर या फिर अकेला चर x या फिर अकेला चर y रखना है, बाकी सबको उस पक्ष में ले जाना है। तो हम ऐसा करते हैं, इस y को रख लेते हैं और को सबको उधर ले जाते हैं। तो पहले हम इस 2y को ऐसे कैसे लिखेंगे, ये बराबर भी ऐसे कैसे।
बाकी जो दो मान बच गए उनको उस पक्ष में ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये 12 इस पक्ष में आएगा तो माइनस से प्लस का हो जाएगा। ये 3x इधर प्लस का है क्योंकि कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का है। ये पक्ष में आएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। x है तो x, ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अब देखो अकेला y रखना है हमें, जबकि यहां पर दो साथ में गुणा और है, तो इस दो को और हटाएंगे हम, अर्थात दो को गुणा से हटाकर उस पक्ष में ले जाएंगे। और आपको पता है कि गुणा से अगर कोई संख्या जाएगी उधर तो क्या होगा, भाग लगेगा। तो यहां पर हम y, ये दो गुणा से हटाएंगे तो इस पक्ष में, पूरे पक्ष में क्या होगा, भाग लगेगा। तो y माइनस 3x बटे वे ये 2 हो जाएगा। ये इस समीकरण का सरलतम रूप बन गया। अब आपको यहां पर भी इस प्रकार से 3 निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अर्थात ऐसे निर्देशांकों वाली एक टेबल बनानी है, एक सारणी बनानी है, उसके अंदर x और यहां पर y, ऐसे 3 निर्देशांक आपको निकालने, 3 इस ब्रैकेट्स में लिखना है। इसको आप रफ कॉपी में सरल करके ला सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप फेयर कॉपी में ये हल करके दिखाओ कि ये निर्देशांक कैसे निकाल रहे हैं, उसको फेयर कॉपी में हल करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समीकरण को सरलतम रूप में बदलो और ये 3 निर्देशांक यहां पर निकाल लो, अर्थात टेबल बना लो। हल करने का काम आप रफ कॉपी में कर सकते हो। तो मैं यहां पर मान लेते हैं रफ कॉपी है, यहां पर हल करके बता देता हूं आपको। वैसे ये इजी है, आप चाहो तो अपने मन से डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आप में क्षमता है तो देखिए y बराबर 12 माइनस 3 गुणा x है और बटे में 2 का भाग भी है। इस x की जगह अपने मन से कुछ भी मान रखना है, लेकिन एक ऐसा मान रखना है कि ये रखने पर इससे गुणा होकर इसमें घटकर फिर जब भाग लगे तो एक पूर्ण अंक आए, एक पूर्णांक अर्थात पूरी संख्या है। क्योंकि अगर पूरा अंक आएगा तो फिर ग्राफ पेपर पर उसको टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप यहां पर पॉइंटों में निकाल लोगे तो ग्राफ पर फिर आपको निर्देशांक ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी। तो बस पढ़ते आप पूर्ण अंक में आए ये ही निकालने की कोशिश करनी है। तो यहां पर जैसे मान लो आप समझदार हो, अगर मैं x की जगह 1 रख, ये 0 रख लूं, सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि 0 रखने से ये तो 0 हो जाएगा पूरा ही, और 12 में फिर 2 का भाग भी चला जाएगा आराम से। तो ये y बराबर देखिए 12 माइनस, जब 0 रखा x की जगह तो 0 और 3 गुणा होकर क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 से किसी संख्या गुणा करो, और ये बटे हुए 2। तो इसका मतलब y बराबर 12 का 12 बचा, 12 बटे हुए 2, और y बराबर 12 में 2 का भाग दिया तो 6 आ गया। 6 एक पूर्ण अंक है, तो इस प्रकार से हम आराम से निकाल सकते हैं। x की जगह क्या रखा, पहले वो रख दो 0, और y की जगह 0, x की जगह 0 रखने से y की जगह क्या आया 6, वो यहां पर लिख दो। ये एक निर्देशांक हो गया। अब आपने 0 रख लिया, इसके अलावा दूसरा मान रखना है और कोई सा। अब देखो आप ज्यादातर क्या करोगे, जांच कर करके देखोगे कि 0 रखा है, फिर 1 रखा है, फिर 2 3 4 ऐसे। तो आप ऐसे सबकी जांच न करो, न करके एक थोड़ा सा अगर ध्यान रखो, जैसे यहां पर हम भाग दे रहे हैं 2 का, तो आप 2 के अंतर से रखो। जैसे यहां पर 0 रखा था तो अब 0 के बाद में 2 अंतर अर्थात 2 रखो, फिर 4 रखो, फिर 6 रखो, फिर 8 रखो ऐसे। अगर यहां पर 3 का भाग लग रहा था तो आप 0 के बाद में 3 6 9 इस प्रकार से रखो, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मान निकालने में ज्यादा समय खराब नहीं होगा। तो यहां पर अब हम 1 न रख के कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि 1 रखने से पूरा अंक नहीं आएगा, क्योंकि भाग 2 का लग रहा है, तो 2 के अंतर से हमें यहां पर मान रखना है। तो ये 2 रख लिया, x की जगह 2 रखने पर इसको सरल करते हैं तो 12 माइनस 3 दूना माइनस का 6 हो गया। ये 3 दूना माइनस का 6, और बटे में 2 का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर हम बटे वाली संख्या को भूल जाते हैं। अब देखो 12 में 6 गया तो 6 बचा, और बटे में 2 है, 6 में 2 का भाग दिया तो ये 3 आ गया। तो ये y का मान 3 आ गया। कब आया y का मान 3, जब आपने x की जगह 2 रखा तो y की जगह 3 आ गया। ये 2 निर्देशांक हो गए। एक निर्देशांक और प्राप्त करना है आपको, तो समझदार हो, यहां पर 2 रखा है तो अब 3 रखने से पार नहीं पड़ेगी, 3 रखने से पूर्ण अंक नहीं आएगा। कितना रखना है आपको, 4 रखना है, क्योंकि 2 का भाग लग रहा है तो 2 के अंतर से रखो आप, तो 2 के बाद में 4 रखना है। x बराबर 4 रखते हैं, तो 4 रखने पर देखो 12 माइनस 4 को और 3 को गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और बटे 2। 12 में 12 जाएगा तो 0 बचेगा, क्योंकि पूरा मान आपस में घट गया तो 0 बचेगा, बटे 2, और 0 में 2 का भाग दो, चाहे किसी भी संख्या का भाग दो, क्या आता है 0, लेकिन 0 को छोड़कर, ये ध्यान रखना। अगर हम 0 में 0 से डिवाइडेशन करेंगे तो अनंत आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया 0। y का मान कितना आया 0, कब, जब हमने x का मान 4 रखा, तब y का मान कितना आया 0।
ऐसे 3 निर्देशांक आपको प्राप्त करना है और अब इन निर्देशांकों को ग्राफ पेपर के ऊपर निरूपित करना है, जो आपको ग्राफ बोर्ड एग्जाम में मिलेगी उसके अंदर। तो मैं यहां पर एक ग्राफ पेपर बना लेता हूं। मान लेते हैं ये ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ का पन्ना है जो आपको बोर्ड में मिलेगा। इसके अंदर ग्राफ पेपर को लेते ही आपको क्या करना है, ऊपर ही ऊपर वाला जो हिस्सा है सही उल्टी नहीं करनी है, सीधी ग्राफ को करके ऊपर आपको यहां पर रोल नंबर का एक खाना मिलेगा, उसमें रोल नंबर लिखना है, जो अपने रोल नंबर है वो, और एक आएगा क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर आपका 26वां है वो क्वेश्चन नंबर। तो ये रोल नंबर और क्वेश्चन दोनों आपको पेन से, नीले पेन से लिखना है और बाकी काम आपको पेंसिल से करना है, रूल से करना है। अब देखो ये जब ग्राफ का पन्ना मिलेगा तो एक तरफ तो ये खाली होगा, या तो लाइनदार हो सकता है या बिल्कुल सफेद होगा, और एक तरफ इस पे ग्राफ छपी हुई है, अर्थात जाल होगा, एक बारीक बारीक रेखा होगा। तो आपको क्या करना है, एक रेखा तो ऐसे खड़ी खींचनी है पेंसिल से फुट्टा लगाकर, जो सबसे मोटी मोटी रेखाएं आती है 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर, उन्हीं रेखाओं के ऊपर आपको लगभग मध्य से, बीचों बीच कोई जरूरी नहीं लेकिन बीच में से लगभग हो, वहां पर फुट्टा लगा के सबसे मोटी रेखा के ऊपर ऐसे पेंसिल से एक रेखा खींच देनी है और इस प्रकार से तीर का निशान लगा देना है ऊपर और नीचे। आप जानते हो ये है वाई और ये है वाई ध्रुव, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं, ये कोटि। और एक आपको ऐसे आडी रेखा खींचनी है, लैंडस्केप, वही सबसे मोटी जो रेखाएं आती है 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर, उन्हीं के ऊपर आपको फुट्टा लगाकर पेंसिल से ऐसे आडी रेखा खींच देनी है, बिल्कुल सीधी रेखा। जरा सा भी आप ऊपर नीचे करोगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, तो ये बिल्कुल फुट्टा लगा के सीधी रेखा खींचनी है। यहां पर आप जानते हो ये है एक्स और ये है एक्स ध्रुव, जिसको हम क्या बोलते हैं, भुज भी कहते हैं, ये भुज। यहां पर जो ये रेखाएं दोनों काटती है उसे बोलते हैं हम मूल बिंदु, या फिर ये 0-0 है। इसके बाद आपको जैसे ये रेखा खींची है, उसके बाद और ग्राफ के ऊपर मोटी मोटी रेखाएं आती है 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर, तो इससे जस्ट 1 सेंटीमीटर पर यहां पर रेखा है, उसके ऊपर आपको ऐसे पेंसिल से निशान लगा देना है। फिर आगे ऐसे 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर ये निशान लगाना है, ऐसे लगाना है, जो 1-1 सेंटीमीटर है उन्हीं के ऊपर। उनसे अगर आप आगे पीछे थोड़ा कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और पेंसिल से ऐसे 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर ये निशान लगा देना है। इस वाई ध्रुव पर भी आपको इस प्रकार से नीचे और ऊपर भी, ये मैं सब अंदाज से लगा रहा हूं, बाकी आपके ग्राफ पेपर आएगा तब तो कोई दिक्कत होगी नहीं, सब 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर ही आएगा, तो आप तो आराम से लगा दोगे। मेन ग्राफ के ऊपर तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। यहां पर ऊपर भी लगाना है आपको 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर। ऐसे निशान लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, इनके ऊपर फाड़ा लिखना है, टेबल, अर्थात 2 का फाड़ा, 4 का फाड़ा या 1 का फाड़ा, और वो निर्भर करता है आपके इन मानों पर। आपने मान कैसे निकाले, अगर ये मान बहुत बड़े बड़े हैं तो आपको यहां पर फाड़ा भी बड़ा लिखना है, अर्थात पैमाना भी बड़ा लेना है। और अगर ये नॉर्मल मान है 10 के नीचे आसपास, 20 के आसपास ही है, तो आप फिर 1-1 का फाड़ा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आराम से मान मिल जाएंगे। दूसरा आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि ये दोनों समीकरण ग्राफ कहां पर काटेगी, वो आंसर क्या है, उसको ध्यान में रखकर भी ये पैमाना लिया जाता है। तो यहां पर ये नॉर्मल ग्राफ है, बिल्कुल सामान्य 2-3 के आसपास काटेगी, तो आप 1 का फाड़ा आराम से लिख सकते हो। देखो यहां पर है 0 के बाद आता है 1, तो इधर आपको पॉजिटिव मान लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या जितनी आवश्यकता हो उतनी। लेकिन ग्राफ का ध्यान रखना है कि ये लगभग 20-22 सेंटीमीटर तक की ग्राफ आती है ऊपर नीचे, तो 20-22 सेंटीमीटर तक की ही आप काम में ले सकते हो। अगर आपको ज्यादा काम में लेना है, अर्थात 20 के ऊपर भी कोई मान अंकित करना है, तो आपको फिर पैमाना बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर 1-1 फाड़े की जगह 2-2 का फाड़ा लिखना पड़ेगा। इसके पीछे आते हैं हम, तो 0 के पीछे आता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 या आगे इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। ये तो एक्स ध्रुव पर हो गया, भुज पर लिख दिया। अब आपको इस वाई ध्रुव पर भी लिखना है। जैसे यहां पर 0 है, ये 0 है, नीचे -1, -2, -3, ये -4, -5, -6, -7 या जितनी आवश्यकता उतनी। 0 से ऊपर चलते हैं
तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या जितनी आवश्यकता हो उतनी। अब देखिए यहां पर आपने एक एक का फाड़ा लिखा है तो इसके ऊपर पैमाना भी वही लिखना है। तो आपको जहां पर जगह मिले, जैसे यहां पर आप लिख दोगे साफ साफ अक्षरों में पैमाना, ये लिखना जरूरी है क्योंकि इसका 1 अंक मिलता है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो 1 नंबर काटा जा सकता है। पैमाना है हमेशा लिखना है 1 सेमी बराबर, क्योंकि हम 1 सेमी के अंदर ही ये फाड़ा लिखते हैं, हमेशा 1 सेमी के अंतराल पर ही। तो 1 सेमी बराबर लिखना है आपको। यहां पर कितने का फाड़ा लिखा है, अगर 2 का फाड़ा लिखा है तो 2 इकाई, 5 का लिखा है तो 5 इकाई, या 100 200 300 400 500 ऐसे लिखा है तो फिर 100 इकाई। लेकिन यहां पर तो हमने नॉर्मल लिया है, बिल्कुल 1 अंक लिया है। तो 1 सेमी बराबर 1 अंक या 1 इकाई या 1 इकाई, ये 1 इकाई। अब ये 1 इकाई हमने x के लिए भी वही ली है और y के लिए भी वही ली है। अगर दोनों के लिए समान ली है तो यहां पर लिख दो x और y दोनों के लिए, x व y दोनों के लिए। और अगर आपने y के लिए अलग लिया है और x के लिए अलग लिया है तो y के लिए अलग लिखो और x के लिए अलग लिखो। तो यहां पर ज्यादातर हम दोनों के लिए एक ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पर निर्भर करता है, y का मान बड़ा होता है और x का मान कम होता है, तो x के लिए तो हम कम ले लेते हैं और y के लिए ज्यादा करना पड़ता है। तो ये दोनों के लिए हमने ले लिया। ये मान आपको, ये पैमाना इस जगह इस प्रकार से लिखना है ऊपर कि जो ग्राफ हम खींचे उनमें इससे डिस्टर्बिंग ना हो, क्योंकि वो ग्राफ आएगी क्या पता इसके ऊपर ही आ जाए ग्राफ, यहीं पर काट जाए। तो आपको पहले ही सोच समझ के इसको लिखना है या फिर बाद में लिखना है, ग्राफ खींचने के बाद में जगह मिले वहां पर। तो ये पैमाना लिखना जरूरी है, पैमाना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन निर्देशांकों को इस ग्राफ पेपर के ऊपर टाइप करेंगे, लगाएंगे, अंकित करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को ले लेते हैं। पहले समीकरण का निर्देशांक है 0 1, अर्थात भुज तो है 0 और कोटि मान है 1, अर्थात x का मान तो 0 और y का मान 1 है। तो 0 और 1। हम यहां पर आते हैं, पहले x का मान देखते हैं और उसके बाद y का लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। पहले y का नहीं लगाते, पहले x का। तो पहले x का 0 देखते हैं हम, ये मूल बिंदु के ऊपर है, यहां पर x का 0 है। अब आपको ऊपर या नीचे, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ही चलना है, दाएं बाएं नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप दाएं इधर चले जाओगे तो 0 से मान बदलकर 1 हो जाएगा, या इधर आओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, जबकि यहां पर निर्देशांक में सिर्फ क्या है 0 ही है। तो x का तो मान आपका 0 ही रहना चाहिए, 0 के ऊपर ही खड़े रहना है। y का मान देखना है, साथ में 1 है, तो ये 1 प्लस का 1 है, ये ऊपर है या नीचे है, उधर आप चले जाओ। तो y का प्लस का 1 है, ऊपर चलने पर मिलेगा आपको, यहां से यहां पर आ जाओ। ये निर्देशांक, ये कॉम्बिनेशन हो गया 0 और 1 का। यहां पर एक गहरा डॉट बिंदु लगा देना है इससे, और इसको बाहर एक छोटे वर्त के रूप में इस प्रकार से चारों ओर वर्त लगा देना है, इसको वर्त में बंद कर देना है। और उसके बाद इसका निर्देशांक भी लिखना है कि ये 0 और 1 है। तो मैं इधर लिख देता हूं 0 और 1। पहले आपको x का लिखना है और उसके बाद आपको y का लिखना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पहले भुज आता है और उसके बाद कोटि आता है। अब अगला निर्देशांक देखेंगे। अगला निर्देशांक है 1 और 2। पहले x का देखना है, 1 प्लस का 1 है x का, इस 0 से इधर माइनस का होता है, उधर चलना है हमें, ये x का 1 है। अब इसके ऊपर चल के या नीचे चल के हमें y के मान के पास जाना है, और y का साथ में कितना है 1 के 2। तो आप 2 प्लस का 2 है वो ऊपर की तरफ चलो। ये जो रेखा आपको ग्राफ में जाती हुई दिखेगी, क्योंकि ग्राफ के अंदर जाल होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, तो आप इस सीधी रेखा के ऊपर चलो और जब 2 के सिद्ध में आ जाओ वहां पर आपको रुकना है। तो यहां से हम चलते हैं, ये 1 के सिद्ध में आ गए y का, और ये 2 के सिद्ध में। तो इस प्रकार से ये यहां पर 2 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। यहां पर आपको एक गहरा डॉट बिंदु लगा देना है सावधानी से, और इसको भी ऐसे वर्त के रूप में बंद कर देना है, वर्ताकार भाग में बैठा देना है इसको, और इसका निर्देशांक भी लिखना है जो 1 और 2 है। अब अगला देखते हैं 2 और 3। x का देखते हैं 2, यहां पर है 0 1 और ये 2, और साथ में y का मान है 3 प्लस का 3 है, ऊपर चलने पर मिलेगा, जो ऐसे 3 वाली लाइन और ऐसे जो 2 वाली लाइन आ रही है आपस में, इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर ऐसे। तो ये यहां पर है, मैं यहां पर अंदाज से लगा रहा हूं लगभग, लेकिन ग्राफ में तो ये फिक्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कहां लगाना है आराम से पता चल जाता है। तो ये यहां पर आ गया ये बिंदु, और इसको भी इस प्रकार से एक वर्ताकार भाग में बैठा देना है, अंडरग्राउंड कर देना है। ये 3 निर्देशांक हो गए। इन तीनों निर्देशांकों को आपको फुट्टे से, पटरे की सहायता से सीधी रेखा से मिलाना है बिल्कुल। ये हमेशा सिद्ध में ही आते हैं। अगर ये टेढ़े आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने मान गलत निकाला है और कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, तो आपको फिर सुधारना है। और अगर ये बिल्कुल सिद्ध में आ रहे हैं तो हो सकता है ये बिल्कुल सही हो।
तो ऐसे आपको फुट्टा लगाकर इनको इस प्रकार से सीधी रेखा से लास्ट तक आर पार ग्राफ में खींच देना है, ऐसे बिल्कुल सीधे फुट्टे से ये सीधी रेखा खींच दी। इधर भी आपको आर पार ग्राफ के लास्ट भाग तक ले जाना है, ये ऐसे खींच दिया। और इनका निर्देशांक भी लिखना है। ये निर्देशांक था 2 और 3 और ये निर्देशांक था 1 और 2। तो ये 1 और 2 में यहां पर लिख देता हूं अंदर, 1 और 2। अब आपने ये जो रेखा खींची है, ये ग्राफ खींचा है, ये कौन से समीकरण का है उसका नाम भी लिखना जरूरी है, जिससे कि चेक करने वाले को ये पता चल सके कि ये ग्राफ, ये रेखा इस समीकरण की है, जिससे वो आराम से चेक कर सके। तो यहां पर हमने इस समीकरण की खींची है रेखा या इसकी खींची है, वो आपको लिखना जरूरी है। तो इस समीकरण का 3 निर्देशांक निकालकर आपने टाइप किया है, तो ये रेखा इस समीकरण की है, तो इसको हम यहां पर लिखेंगे इसके ऊपर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये इस प्रकार से इसके ऊपर बैठा देना है और फुट्टे से ऐसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। ये समीकरण पूरा हो गया। अब लेते हैं हम सेकंड समीकरण को, ये जो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 वाले जो निर्देशांक है उनको लेते हैं, इनको भी इन पे टाइप करते हैं। तो सबसे पहले 0 और 6 देखते हैं। x का 0 ये है और y का प्लस का 6 ऊपर चलने पर मिलेगा आपको छत पर, यहां पर। तो ये यहां पर निर्देशांक ये अंकित कर देना है और इसको इस प्रकार से एक छोटे वर्ताकार भाग में बंद कर देना है। इसका निर्देशांक भी लिख देना है 0 और 6। आगे है 2 और 3। x का 2 ये रहा और ऊपर चलते हैं प्लस का 3, y का ऊपर मिलेगा तो ऊपर 3 के सिद्ध में ये पहले से लगा हुआ है, यहीं पर है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। यही है 2 और 3 जो लिख रखा है पहले। आगे है 4 और 0। x का 4 0 1 2 3 और ये 4 और साथ में y का 0 है तो यहीं पर होगा 0 के सिद्ध में, तो ये यहीं पर रह जाएगा। ये हो गया 4 और 0। यहां पर आपको ऐसे डॉट बिंदु और ऐसे वर्ताकार भाग में इसको बंद कर देना है और निर्देशांक लिख देना है, पहले x का 4 और फिर y का 0। ये 3 निर्देशांक इसके हो गए। अब इनको भी फुट्टा लगाकर आपको सीधी रेखा से बिल्कुल मिला देना है, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं हाथ से खींच रहा हूं इसलिए टेढ़ी हो सकती है, आपके पास फुट्टा रहेगा जिससे आप आराम से सीधी खींच सकते हो। इधर भी आर पार आपको खींच देना है। तो ये इस समीकरण की ग्राफ खींच दी मैंने यहां पर। इस समीकरण का भी नाम लिखना है, कौन से समीकरण की ग्राफ खींची है ये है 3x प्लस 2y। तो इधर लिख देता हूं मैं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 और इसको इस प्रकार से एक बॉक्स के अंदर बैठा देना है ऐसे। तो आ रहा है समझ में, आराम से खींच सकते हो इसे। अब देखो ग्राफ खींचने का काम तो हो गया। यहां पर प्रश्न में दिया था कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो ये ग्राफ खींचने वाला काम तो हो गया। अब प्रश्न को हम आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया है x अक्ष, जो x ध्रुव है, यह x ध्रुव जिसे हम भुज कहते हैं, ये भुज x ध्रुव और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। x ध्रुव तो ये है और ये दोनों रेखाएं ये हैं। इन दोनों रेखाओं से और x अक्ष के ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है। देखो ये त्रिभुज यहां पर और यहां पर ये त्रिभुजाकार पटल बन रहा है। x ध्रुव के ऊपर त्रिभुज देख लो कौन सा बन रहा है, ये x ध्रुव जा रहा है, इसके ऊपर यहां से इसके ऊपर ही बनेगा। तो ये आकृति बन रही है एक त्रिभुजाकार। इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, इसके निर्देशांक बताने हैं। तो यहां पर मैं नाम दे दूं, जैसे मान लो ये n बिंदु है और यहां पर त्रिभुज का ये r बिंदु है और ये b बिंदु है। तो त्रिभुज के निर्देशांक हो गए n बराबर, तो पहले x का लिखते हैं, n बराबर, तो यहां पर x का निर्देशांक तो कितना है 2 और y का कितना है 3। ये शीर्ष हो गया। दूसरा देखो यहां पर कुछ छात्र क्या कर देते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं और ऐसे त्रिभुजाकार पटल को न मानकर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये छोटा सा हिस्सा भी है x अक्ष के ऊपर और उस रेखा से ही बन रहा है ये, तो यहां तक आ रही है रेखाएं। ये r बराबर हो गया, ये ध्यान रखना है, यहां पर x का है माइनस का 1 और y का x का है 0। कितना x का माइनस 1 और y का कितना है 0।
तो ये माइनस का 1 और 0, ये ध्यान से लिखना है। कुछ छात्र ये लिख देते हैं या फिर ये लिख देते हैं, तो ये नहीं, एक्स अक्ष के ऊपर दोनों निर्देशांक बिंदु आनी चाहिए। त्रिभुज के दो बिंदु तो एक्स अक्ष के ऊपर आएंगे आएंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर बन रहा है, एक ऊपर रह जाएगा। और ये बी बिंदु है, बी निर्देशांक है एक्स का तो 4 और वाई का 0। ये त्रिभुजाकार पटल के निर्देशांक हो गए, जो आपको आपकी जो फेयर कॉपी है उसमें भी लिखना है। तो यहां पर लिखोगे एक्स अक्ष, एक्स ध्रुव व इन रेखाओं से बने त्रिभुजाकार आकृति के शीर्षों के निर्देशांक एन, या नाम नहीं दो भी चल जाएगा क्योंकि प्रश्न में नाम नहीं दिया है। तो एक तो है कितना, 2 और 3, 2 3, कोई सा बता सकते हो पहले, चाहे ये बता दो, ये बता दो, चाहिए पहले, क्योंकि त्रिभुज तीनों शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं, इस क्रम से कोई मतलब नहीं है। तो 2 3 और दूसरा है माइनस का 1 0 और तीसरा है 4 और 0, ये है। तो यहां तक का काम हो गया निर्देशांक निकालने तक का। अब आगे क्या कह रहा है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करो। ये जो त्रिभुज आपने बनाई है, ये दिख रही है आकृति एक्स अक्ष के ऊपर, इसको छायांकित भी करना है। तो ऐसे इसको पेंसिल से आपको गहरा कर देना है इस त्रिभुज को। अब देखो कुछ छात्र क्या करते हैं, यहीं तक रुक जाते हैं, इसको यहीं तक छायांकित करते हैं। ज्यादातर जब टेस्टों के अंदर ऐसे हम प्रश्न हल करवाते हैं तब देखा जाता है कि वो यहीं पर रुक जाते हैं, यहां पर ही रुक गए, ये जरा सा हिस्सा छोड़ देते हैं। तो ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये रेखा यहां से यहां तक आ रही है, त्रिभुज की रेखा ये नहीं है। और अगर यहां पर करते हो देखो फिर 4 भुजा हो गई, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो चतुर्भुज बन गया। फिर त्रिभुज कहां है, तो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, तो यहां पर भी आपको छायांकित करना है। ऐसे ये पेंसिल से आपको गहरा कर देना है, काला कर देना है आपको। ये त्रिभुजाकार पटल बन गया, छायांकित हो गया। तो इस प्रकार से हर काम का अलग अलग अंक है। निर्देशांक बताने के अलग नंबर मिलेंगे, छायांकित करने के अलग नंबर मिलेंगे, ग्राफ खींचने के अलग नंबर मिलेंगे, यहाँ पर जो निर्देशांक निकालें उसके अलग नंबर मिलेंगे, और ये जो पैमाना हम लेंगे उसके अलग नंबर मिलेंगे। तो कुल मिला के ये जो 6 नंबर का डिवाइडेशन है, क्योंकि 26वां प्रश्न 6 अंक का आता है, तो ये 6 अंक अलग अलग रूप से डिवाइडेशन है। अगर आप ये सारा काम सही करोगे तो आपको अंत में जाके 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इस छायांकित काम को छोड़ दोगे छायांकित करने का, तो हो सकता है आपका 1 नंबर काट लिया जाए। अगर आप त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक नहीं बताओगे तो उसका 1 नंबर काट सकता है, या फिर अगर आप ये समीकरण के नाम नहीं लिखोगे यहाँ पर तो भी 1 नंबर काट सकता है, या फिर ये पैमाना नहीं लिखा उसका। तो कुल मिला के 6 नंबर अलग अलग खंडों में विभाजित है, और अलग अलग काम करने पर आपको अंक मिलते हैं। तो आपको सही ढंग से इसको करना है। देखो कुछ प्रश्नों के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई का मान पूछता है, अर्थात ग्राफ द्वारा हल करवाता है। हल करवाने का मतलब ग्राफ द्वारा हल करो और एक्स और वाई का मान निकालो। इसमें जो एक्स और वाई है इनका मान कितना है, तो इस क्वेश्चन में भी अगर एक्स और वाई का मान पूछता है तो आप बता सकते हो। जहां पर ये दोनों रेखाएं काटती है वो प्रतिच्छेद बिंदु ही एक्स और वाई का उत्तर होता है। जैसे यहां पर काट रही है ये 2 और 3 पर, अर्थात x बराबर तो 2 यहां पर, और y बराबर कितना है 3। ये x का मान 2 और y का 3 मान ही इन दोनों समीकरणों के हल हैं, उत्तर है, अर्थात x और y का मान है। चाहो तो आप यहां पर जांच करके भी देख सकते हो। जैसे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, दोनों रेखाएं यहां पर काट रही है 2 और 3 पर। x की जगह 2 माइनस वाई की जगह कितना 3 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हो। जैसे प्लस का 2 और 1 प्लस का हो गया 3, माइनस 3 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से जांच किया जा सकता है। या आप दूसरे समीकरण में भी जांच कर सकते हो। यहां पर भी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। x का मान रखते हैं 3 गुणा x, x का मान क्या है जहां पर काट रही है वो 2, तो ये x का मान 2 प्लस 2 गुणा y, y का निर्देशांक कितना है यहां पर 3, तो ये 3 माइनस 12 बराबर 0। ये भी 0 होना चाहिए। अगर ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये सही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत काट रही है, आपने कहीं पर मिस्टेक की है। तो ऐसे आप जांच भी कर सकते हो
कि हमने जो ग्राफ खींची है वो सही है या गलत। यहाँ पर जहां पर काटे वो x और y का मान आप समीकरण में रखकर देख लो कोई से में भी, अगर वो उसको संतुष्ट करता है तो आपने सही काम किया है, और अगर ये संतुष्ट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है जो आपको सुधारनी है। तो इसमें भी हम जांच करते हैं। जैसे यहां पर हम पहले गुणा करेंगे, 3 दूना 6, क्योंकि जोड़ गुणा बाकी भाग में पहले भाग होता है, फिर गुणा और फिर जोड़ बाकी। तो 3 दूना 6 प्लस ये भी 3 दूना 6 और माइनस 12 बराबर 0। 6 और 6 प्लस है कितना हो गया 12, और माइनस का भी कितना है 12 बराबर 0। 12 में 12 गया तो 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से आप अपने काम की जांच भी कर सकते हो कि हमने सही किया है या गलत किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप एक का मान रख के दूसरे का निकाल भी सकते हो, इससे भी जांच हो जाएगी। जो और बाकी प्रश्न आएंगे उनमें ऐसा हो सकता है। जैसे आपका समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और आपने उत्तर निकाला है x बराबर तो 2 और y बराबर 3, ये आंसर निकाला है क्योंकि यहां पर ग्राफ काट रही है, ये हल है इसका। तो इनमें से किसी एक को आप समीकरण में रख के देख लो, दूसरे का मान आ जाना चाहिए। अगर दूसरे का नहीं आता है वो मान तो फिर आपने गलती की है। तो हम ऐसा करते हैं, y की जगह y का मान लिख देते हैं, x माइनस वाई, y का मान है 3 जो यहां पर काट रही है, ये 3 और प्लस का 1 बराबर 0। अब इस समीकरण को हम सरल करेंगे, x का मान निकालेंगे, x का मान कितना आना चाहिए 2। अगर 2 आता है तो सही है, नहीं तो गलत है। देखो x माइनस का 3 और प्लस का 1 बचा कितना माइनस का 2 बराबर 0। 3 माइनस का 1 प्लस का 2 बचा, माइनस 2 को उधर ले जाओ आप तो x बराबर माइनस का 2 इधर आएगा तो 0 में जाकर जुड़ेगा, और प्लस का 2 जो ये 2 आ गया। तो इस प्रकार से भी आप जांच कर सकते हो कि हमने ये ग्राफ का काम सही किया है या गलत किया है। अगर यहाँ पर ये संतुष्ट नहीं कर रहा है तो आपको ग्राफ को सुधारना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक उसको चेक करना है और वापस सही करना है। अगर आप y की जगह y का मान न रखो, x की जगह x का मान रख दो तो फिर y का आ जाना चाहिए, ये भी जरूरी है। जैसे x का मान रख देते हैं हम 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको सरल करते हैं। इस माइनस के y को उधर ले जाओ, इधर रहेगा 2 और प्लस का 1, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3, और ये माइनस का y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, अर्थात y बराबर 3 आ गया, जो यहाँ पर y बराबर 3 था। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इस प्रकार से आप ये जांच कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक समीकरण में आप जांच करो और संतुष्ट हो जाओ, हो सकता है इसमें ऐसा हो जाए उस दूसरे में भी संतुष्ट होना जरूरी है, क्या पता उसमें ये संतुष्ट नहीं हो रहा है तो आप वहां पर भी रख के जांच कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यहां पर हम x का या y का एक का मान रख देते हैं कोई से का और दूसरे का निकालते हैं। तो मैं y का रख देता हूं यहां पर 3x प्लस 2 गुणा y का मान कितना है 3, तो ये 3 रख दिया माइनस 12 बराबर 0। ऐसे कैसे 3 दूना 6, 3x और प्लस का 3 दूना 6 हो गया, माइनस का 12 बराबर 0। देखो माइनस का 12 है और प्लस का 6 है तो कितना बचा माइनस का 6, 3x माइनस का 6 बराबर 0। माइनस के 6 को उस पक्ष में ले जाओ तो इधर 3x, ये माइनस का 6 इधर आएगा 0 की तरफ तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये प्लस का 6, और अब 3 को भी उधर ले जाओ गुणा से जाएगा तो क्या होगा भाग लग जाएगा, तो ये x बराबर 6 बटे हुए 3, जिसका मतलब 2, 3 दूना 6, तो x का मान आ गया 2। तो इस प्रकार से आप x या y का मान रखकर दूसरे का निकाल कर आप जांच कर सकते हो। अब देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो हम ये ग्राफ खींचने से पहले, ग्राफ का काम करने से पहले भी ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो रेखाएं होंगी ग्राफ की वो कहां पर काटेगी, और ये चेक कर लेना बहुत ही जरूरी होता है पहले ही, जिससे कि हमारा समय खराब न हो। अगर हम जो पहले ही जांच कर लेंगे x और y का मान कितना है और वहां पर अगर ग्राफ नहीं काटती है तो हम फिर हम उसको सुधार सकते हैं। तो हम पहले इन दोनों समीकरणों को लेकर पहले ये पता कर लेते हैं कि x और y का मान कितना आएगा, अर्थात ग्राफ कहां पर काटेगी। तो देखिए समीकरण आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हम इस समीकरण को सरल कर लेते हैं जैसे यहां पर किया है, ऐसे जो आपने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था 9th क्लास के अंदर वैसे। तो x बराबर माइनस के y को और प्लस के y को इधर ले जाते हैं 0 की तरफ, तो माइनस का y तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का, जैसा यहां पर किया है। ये x बराबर मान इस समीकरण में आप रख दो, आपको पता चल जाएगा ग्राफ कहां पर काटेगी। तो इसमें रखते हैं हम 3 गुणा x प्लस
2y माइनस 12 बराबर 0। x की जगह x का मान ये रख देते हैं हम प्रतिस्थापन विधि की तरह, तो ये y माइनस 1 है। अब इसको सरल करेंगे हम, 3 को y से गुणा किया तो 3y, 3 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 3 प्लस का 2y और माइनस 12, ऐसे कैसे। अब देखो 3y और 2y तो मिलकर कितना हो गया 5y, ये हो गया 5y, और माइनस का 3 और माइनस का 12 हो गया माइनस का 15, तो ये माइनस का 15 बराबर 0। माइनस के 15 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 5y, और ये माइनस का 15 उधर गया तो प्लस का हो गया, 5 को इधर लाके भाग दे देंगे गुणा से, तो y बराबर आ जाएगा 15/5, अर्थात y का मान कितना आ गया 3। तो ये हम पता पहले ही अगर कर लेंगे तो ग्राफ खींचने के बाद में तुरंत कन्फर्म हो जाएगा, हमें दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वास्तव में y का मान 3 ही आ रहा है, ग्राफ 3 पर ही काट रही है। तो ये y का मान आप निकाल सकते हो। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो आंसर पूछा ही नहीं है कि ग्राफ कहां पर काट रही है, लेकिन फिर भी हम पता तो कर ही सकते हैं कि ये सही किया है या गलत किया है, ग्राफ सही खींची है या गलत। तो ये उत्तर निकाल के पहले ही हम चेक कर लेंगे प्रतिस्थापन से। अब y बराबर 3 आया है तो x का और निकाल लेते हैं यहीं पर, x बराबर y का मान कितना निकाला है 3, तो 3 रख दो माइनस 1, यहीं पर y का मान रख देते हैं, तो x बराबर 3 में 1 गया तो 2, x का 2 और अगर y का 3 ये मान ग्राफ में आ जाता है, अर्थात ग्राफ पर दोनों रेखाएं 2 और 3 पे काटती है, तो इसका मतलब काम सही है, और अगर इनके अलावा काटती है तो कन्फर्म है कि वो गलत है। तो आप ये पहले भी पता कर सकते हो 3 और 2 का। और इस निर्देशांक से x का और y का मान निकालने से हमें यह भी पता रहेगा कि हमारी ग्राफ कैसी बनेगी, अर्थात मान जब 2 और 3 ही है तो बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ है। अगर ये बड़ा मान आता है जैसे 200 और 300 आता है तो फिर बड़ा मान होने के कारण हमें ग्राफ का पैमाना भी बढ़ाना पड़ेगा और उसी के अनुसार हमें पैमाना लेना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि आप पहले ये आंसर निकाल कर देख लो प्रतिस्थापन विधि से, जिससे आगे ग्राफ खींचने में और पैमाना लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक निर्देशांक तो ये काम में आ जाएगा हमारे, x का 2 और y का 3, ये देखो x का 2 और y का 3 इसमें भी काम में आ गया, x का 2 और y का 3 इसमें भी काम में आ गया, तो ये निर्देशांक के अंदर भी काम में आ जाएगा, वहां पर समय बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस ग्राफ वाले पेपर को, ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है उसको ग्राफ पेपर पर आराम से हल कर सकते हो। तो शायद ये समझ में आ गया होगा। कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड के अंदर ऐसा ही प्रश्न आए, एक है यही, लेकिन आएगा ऐसा ही, अर्थात ऐसे निर्देश ये समीकरण दिए हुए होंगे और आपसे ग्राफ खिंचवाकर उत्तर पूछेगा या हल करवाएगा। तो आप इस प्रकार से ये 6 नंबर अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये समीकरण कोई से भी आए, एक तो आपको ग्राफ पेपर काम में लेना है, ग्राफ पर पैमाना लिखना है और साथ ही साथ ऐसे सरल करके निर्देशांक निकालना है। तो ये काम तो बिल्कुल सेम ही है, बाकी निर्देशांक अलग अलग आएंगे, ये आपके क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि बोर्ड में कैसा प्रश्न आता है, उसके अनुसार ये निर्देशांक आएंगे और उसके अनुसार ये रेखाएं खींची जाएंगी, लेकिन करना यही काम है इस प्रकार से ही। तो आप ये 6 नंबर आसानी से तैयार कर सकते हो। ये 26वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको 30वां प्रश्न, 26वां प्रश्न और कल एक 15वां प्रश्न बोर्ड का बताया था। तो इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं मैं और एक क्वेश्चन छोटा सा आपको और बता देता हूं क्योंकि समय कम है, जो बोर्ड के अंदर 1 नंबर का या 2 नंबर का आएगा, लगभग 2 नंबर का आता है। और आपकी वो संख्या पद्धति वाली जो प्रश्नावली है उसमें से आता है ज्यादातर, जो दूसरी प्रश्नावली है। तो मिटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, तैयार कर लोगे आराम से ग्राफ वाला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और है भी बहुत ही इजी, हर छात्र इसको कर सकता है चाहे कितना ही कमजोर हो। और अगर कोई कमजोर छात्र इसको नहीं कर पाएगा तो फिर उसके पास होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इतने सरल क्वेश्चन कोई नहीं करेगा तो बाकी प्रश्नों को किस प्रकार से कर पाएगा। तो देखिए यहां पर एक लेसे और मैसे वाला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जो आपको कल बता रहे थे। एचसीएफ और एलसीएम 180, 72 और 252, क्वेश्चन लगभग 12 नंबर पर आता है। 180, 72 तथा 252 का LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए। LCM और HCM, LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन आया था BSER
14 के अंदर। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा लेस समस्या के बारे में। बोर्ड के पेपर में लगभग ये 12वां क्वेश्चन या 13वां 11वां इस प्रकार से आएगा, 2 नंबर का, जो इस प्रकार से लेस समस्या या दशमलव प्रसार शांत अशांत वाला, कुल मिला के संख्या पद्धति वाला प्रश्न होगा दूसरी प्रश्नावली का। तो 180, 72 और 252 का लेस है और में से निकालना है हमें। पहले हम ये समझ लें कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम ये है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, अर्थात लघुत्तम, या लेसे भी कहते हैं इसे, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। और एक होता है एस, इसको हम शॉर्ट में लेसे भी बोलते हैं, लेसे पे या लेसे कह सकते हैं। दूसरा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, अर्थात महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, जिसको हम में से भी कहते हैं या में से पे। तो कुछ छात्र क्या करते हैं, लेसे को में से मान लेते हैं और में से को लेसे मान लेते हैं और उल्टा आंसर निकाल देते हैं। आपको बताना चाहिए कि जो एलसीएम है अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है, वो हमेशा इन संख्याओं से बड़ा या इनके बराबर आता है, इनसे छोटा नहीं आता है। और जो एचसीएफ होता है वो हमेशा इनसे छोटा या फिर इनके बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी निकालने का तरीका बहुत ही ईजी है, आपने छोटी क्लासों के अंदर जो अभाज्य गुणनखंड है वो किए होंगे, उसी से इनको निकालना है। तो हम पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले 180 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालते हैं, आप चाहो तो ऐसे निकाल के दिखा सकते हो या डायरेक्टली आप गुणनखंड रूप में लिख सकते हो। इस 180 को हमें विभाजित करना है एक अभाज्य संख्या से। यहां पर ध्यान रखना है कि एक ऐसी संख्या लिखनी है जो अभाज्य हो। ज्यादातर छात्र क्या करते हैं, देखते हैं कि 180 में 9 का भाग जाता है, 9 दूने 18, इस प्रकार से 20 कर देते हैं कि 9 से कट रही है, डिवाइडेशन हो रही है। तो ऐसे भाग देने का काम नहीं करना है, हमें यहाँ पर अभाज्य संख्या लिखनी है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं के रूप में बटेगा, गुणनखंड होंगे। 180 के टुकड़े अभाज्य संख्याओं में नहीं चाहिए। अब कुछ छात्र ये सोचते हैं कि हमें तो पहले छोटी छोटी संख्या से भाग देकर देखना है, और वो जांच करते जाते हैं, खूब सारा समय खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले 2 का ही भाग दो या फिर 3 का ही दो। ऐसी संख्या जिसका आपको पता चल गया कि वो अभाज्य है और इसको पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो आप उसका डायरेक्टली भाग दे सकते हो। जैसे आपको पता चल गया कि 8 और 1 9 होता है, 9 का मतलब 180 में 3 का भाग जाएगा, तो आप पहले 3 का दे दो, बस शर्त ये 3 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 3 का भाग देते हैं हम, 3 छिके 18 और ये 0 बच गया, तो ये 60 आ गया। अब इसके अंदर भी 3 का भाग जा रहा है, तो आप 3 का भाग फिर से दे सकते हो, 3 दूना 6, ये हो गया 20। अभी 20 के अंदर आपको पता है कि 5 का भाग जाता है, तो आप 5 का दे दो या 2 का दे दो, जिसका भी पता चले उसका दे दो, लेकिन अभाज्य होनी चाहिए। तो ये 5 का जाता है, 5 चौका 20। अब 4 में कुछ छात्र 4 में 4 का भाग देके पूरा कर देते हैं, तो ऐसा गलत है, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है। तो 4 के अंदर 2 का भाग देना है, जो 2 बार जाएगा, और 2 में 1 का 2 के 2, 1 आने पर ये पूरा हो जाएगा। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड 180 के। ऐसे ही हमें 252 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब यहां पर भी देखो 2 और 2 4 5 9, इसका मतलब 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग दे देते हैं। 3 7 21, 3 अंटे 24, 1 बचा 12, 3 चौके 12, 84 आ गया। 8 और 4 12, इसमें भी 3 का भाग जाता है, तो फिर से आप 3 का भाग दे सकते हो। 3 दूना 6, 2 बचा 24 और 3 अंटे 24। 28 में भी 3 का भाग जाता है, तो आप 3 का भाग दे दो। 8 2 10, 3 का भाग नहीं जाता है, तो आप 3 का नहीं दे सकते, भाग जाना चाहिए। आप देख सकते हैं का एक अंक सम है, तो आप 2 का दे दो, 2 का भाग दिया, तो ये 14 बार, 14 दूना 28। 14 के अंदर आपको पता है कि 7 का भाग जाता है, तो आप पहले 7 का दे दो, बाद में दे दो 2 का, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7 का भाग दे दिया, 7 दूनी 14, और अब 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। ये हो गए 252 के अभाज्य गुणनखंड। अब लेते हैं हम 72 को, इस 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 और 2 9, इसमें भी 3 का भाग जाता है, 3 का दे दो, 3 दूना 6, बचा 1 हो गया 12, और 3 चौके 12, 24 72। 24 के अंदर 4 और 2 6, 3 का जाता है, तो 3 का दे दो। 8 3 24, 8 के अंदर 2 का जाता है, 4 बार गया, 4 में 2 का जाता है, 2 बार गया, 2 में 1 का जाता है, 1 बार। तो ये हो गए
इसके अभाज्य गुणनखंड। अब आपको इनको नीचे गुणनखंड के रूप में लिखना है, बताना है। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, नीचे देखो यहां पर 180 के अभाज्य गुणनखंड तो ये क्या 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, और इनको घात रूप में लिख देंगे। 3 की जो पावर है वो 2 है, 2 बार आया है 3, तो ये 3 की पावर 2 गुणा 5, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो ये 2 की घात 2, ऐसे गुणा लगा दो आप, ये घात रूप में लिख दिया। अब लिखेंगे हम 252, या पहले कोई सा भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 252 लिख लो। 252 को घात रूप में लिखेंगे हम, तो यहां पर देखो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2, 3 की पावर है 1 रेख 2, तो ये 3 की पावर 2 गई, गुणा 2 की घात कितनी है 2 है, 2 बार आया है 2, तो ये 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर है 1, तो ये 7 की पावर 1 है, 1 घात मत लगाओ। आगे देखो 72, 72 के अंदर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग क्या देंगे घात रूप में लिखेंगे इनको, पहले विस्तार रूप में, तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की पावर कितनी हो गई 2 गई, और 2 की पावर 3। ऐसे घात रूप में लिखने के बाद अब आपको लैसे में से निकालना है, एल सी एम अर्थात लैसे बराबर, देखो लैसे में क्या करना है, ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनके अंदर उनमें सबसे बड़ी घात वाले अभाज्य गुणनखंड को लेना है, चाहे किसी में हो और चाहे किसी में न हो। देखो सबसे पहले 3 की अधिकतम घात कितनी है, जिसमें ज्यादा घात मिले उसको ले लो। 3 की घात इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब अधिकतम 3 की घात 2 है, तो ये 3 की घात 2 ले ली, गुणा लगा दो। अब 5 की अधिकतम घात देखो, ज्यादा 5 कितनी बार किस में आया है, यहां पर 1 बार आया है, यहां पर तो आया ही नहीं, यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब इसी में है सबसे ज्यादा, तो ये 5 की पावर 1 गुणा, अब 2 की पावर देखो, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर कितनी है 2 की पावर 3, तो ये लेना है आपको 2 की घात 3 बार लेना है। आगे देखो 7, 7 की घात अधिकतम 1 बार है, तो इस 7 को भी लेना है। आ रहा है समझ, लेना सभी गुणनखंडों का है और ज्यादा घात वाले को लेना है। और अब इनको गुणा कर लेते हैं, 3 3 हो गया 9 गुणा 5 गुणा 2 की पावर 3 का मतलब 2 का घन 8 और गुणा 7, इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, नहीं क्या गुणा 9 पंजे 45 और 8 7 56, 45 गुणा 56, और अब 45 को 56 से गुणा कर लेंगे, 9 पंजे तो 45 और 8 7 56, 45 को 56 से गुणा करेंगे तो 56 30, 55 25 और 6 चौका 24 49 और 3 52, 5 चौका 20 और 5 25, 2520 हो गया, तो ये 2520 आ गया लैसे, ये आंसर हो गया। दूसरा हमें मैसे निकालना है, तो मैसे के लिए क्या करते हैं, हम कम से कम घात लेते हैं और एक ऐसा गुणनखंड लेते हैं जो सभी के अंदर कॉमन हो, हाईएस्ट हो, अधिकतम हो। तो यहां पर देखो मैसे हमें यह देखना है पहले कि 3 जो है 3 अभाज्य गुणनखंड है वो सभी संख्याओं के अंदर है या नहीं है। पहले तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको लेना है। अब क्या करना है, इसकी कम से कम घात है उतनी बार लेना है। तो कम से कम घात किसमें है, इसमें 2, 3 की घात 2 बार है, इसमें 3 की घात 2 बार है, इसमें 3 की घात 2 बार है, तो इसका मतलब कम से कम 3 की घात 2 बार है ये, तो 3 की घात 2 ले लो गुणा। अब 5 देखो, 5 इसमें है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, तो 5 को छोड़ दो। पहली बात तो मैसे के अंदर सबके अंदर होना जरूरी है गुणनखंड, और वो भी कम से कम बार लेते हैं हम, कम से कम घात बार। तो 5 तो इनमें है ही नहीं, इसलिए 5 को छोड़ देते हैं। अब 2 देखते हैं, 2 की घात कम से कम किसमें, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो कम वाली लेनी है हमें, तो 2 बार है कम से कम, 2 की घात 2 से कम कहीं पर भी नहीं है, तो ये 2 की घात 2 ले लेते हैं। अब बचा कौन, 7 देखो बाकी में नहीं है, इनमें सब में होना जरूरी है मैसे के लिए, तो इसको छोड़ दो। तो इसका मतलब बस यहीं पर आ गया। तो 3 तिया 9 और 2 दूना 4 और 9 चौका 36, ये आ गया मैसे। तो मैसे बराबर 36 आंसर आ गया। तो ये बहुत ही इजी है लेस और मैसे का प्रश्न। ये आपकी 3 नंबर की प्रश्नावली है, संख्या पद्धति, इसमें 4 नंबर की प्रश्नावली, इसमें 4 अंक के प्रश्न आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने
कंफर्म करवा दिया आपका जो 12वां प्रश्न। तो 30वां प्रश्न पे बोर्ड के पेपर का लगभग कंफर्म हो गया। उसके बाद कल मैंने 15वां प्रश्न करवाया था, आज मैंने 26वां और 12वां प्रश्न कंप्लीट करवा दिया। तो इस प्रकार के ये प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड में। तो 6 नंबर और 6 12 और 4 16 नंबर बोर्ड के आपके हो गए। बाकी जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आएंगे, कौन से प्रश्नावली से आएंगे, वो आपको और आगे वाले जो वीडियो हैं उनके अंदर बताते जाएंगे। तो फिलहाल आप इन क्वेश्चनों को तैयार करना, एक तो माध्य माध्यिक और भौलक वाला 6 नंबर का, ये ग्राफ वाला 6 नंबर का, साथ ही साथ ये संख्या पद्धति वाला लैसे मैसे वाला क्वेश्चन, और एक सड़क सुरक्षा का प्रश्न जो आपको कल बताया था, ऊंचाई और दूरी वाला, एक पोल वाला, और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, नीचे दृश्य देखता है, दूरदर्शी रेखा कितनी है, ऐसा क्वेश्चन आपको तैयार करना है जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छी तरह से तैयार करना है इस क्वेश्चनों को और अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना। धन्यवाद।